राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं एक नेता के तौर पर। फर्स्ट पोस्ट ने लिखा है, प्रशांत किशोर द किंग मेकर हु विंस ओनली इन अ विनिंग टीम टू सून ज्वाइन कांग्रेस। एक ऐसा किंग मेकर जो जीतने वाली टीम में ही जाकर जीतता है। यानी कि प्रशांत किशोर का पहला फोकस ये नहीं होता है कि जिताया किसको जाए, बल्कि जो जीत रहा होता है उसको ढूंढना और उसके साथ हो लेना। वैसे एक नेता होने की तमाम खूबियों में से सबसे जरूरी और महती खूबी ये भी है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के सामने 4 PMs मॉडल को रखा है। ये द प्रिंट का एक लेख कहता है। यहां पर 4 PM का मतलब 4 प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि मैसेज, मैसेंजर, मशीन और मशीनरी से है। अब सवाल है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का मैसेज क्या होगा। तो भाजपा के सत्ता में रहते हुए और कांग्रेस की इस बदहाली के बाद उसका अपना मैसेज होगा, इस बात की उम्मीद नहीं की जाती है। बल्कि सवाल यही है कि भाजपा का काट क्या होगा। इस सवाल पर मजबूती से विचार करना और उसके बेहतर ऑप्शन के तौर पर खुद को प्रेजेंट करना, फिलहाल कांग्रेस के पास यही बचा कुचा ऑप्शन है। अब इस मैसेज का मैसेंजर कौन होगा? जाहिर है बीते कई वर्षों की तरह दोनों गांधी मिलकर यह नहीं कर पाएंगे। सोनिया गांधी की उम्र 75 साल हो चली है। राहुल गांधी के पार्टी मैनेजमेंट को लेकर के, MNC में काम करने वाले लड़के से लेकर के सड़क के किनारे ठेला लगाने वाले का आदमी की राय दोनों की बहुत अच्छी नहीं है। इसको लेकर के प्रशांत किशोर का मानना है कि जरूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी भाजपा अध्यक्ष रहें तभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, नड्डा भी ऑप्शन हो सकते हैं। यानी प्रशांत किशोर अध्यक्ष के तौर पर एक माउथपीस चाह रहे हैं जो मैसेंजर होगा, बादशाह ही मैसेंजर नहीं बनेगा। यह प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया है। इसके बाद मशीन और मशीनरी पर सवाल आता है। मशीन कांग्रेस है, मशीनरी उसके नेता, जहां सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है और बड़े पैमाने पर जरूरत है, और इसके मेंटेनेंस और साफ सफाई पर बड़ा ध्यान रखना होगा। प्रशांत किशोर का पहला फोकस भी इसी पर है। जो ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार किया है उसके और हाल फिलहाल में दिए गए मीडिया इंटरव्यूज के आधार पर बेहद आसानी से समझा जा सकता है, और इसी को समझने की कोशिश हम भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अभिवादन स्वीकार करिए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और यह है जनता जंक्शन शो। तो जो ब्लूप्रिंट बनाया गया है और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने प्रस्तुत किया गया है, उस पर विचार करने के लिए सोनिया गांधी ने कमेटी बनाई है जो सोच समझ करके बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत। अब कांग्रेस की कमेटी का कामकाज वैसे तो गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट करने वाली कमेटी जैसा होता है, और जैसे गांव में अब क्रिकेट टूर्नामेंट की कमेटियां अपना रेलेवेंस खो चुकी हैं, वैसे ही कांग्रेस की कमेटियां भी अर्थ खो चुकी हैं। वरना कमेटीबाजी में AK एंटनी का नाम बहुत आया करता था, एक वक्त था। आपको कुछ और नाम बताते हैं और साथ ही एक कहानी आपको बताते हैं, याद आई है। साल 2007 में सोनिया गांधी ने भविष्य की चुनौतियों को रेक्टिफाई करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। राहुल गांधी भी उसके सदस्य थे, और कहा जाता है जितने लोगों को चुनौतियों का पता लगाने के लिए कहा गया था, 15 साल बाद कांग्रेस की अस्थायी चुनौती वही लोग बन गए हैं। उनमें एक थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो भाजपा जाकर के बहुत बड़ी चुनौती बने हैं। इसके अलावा वीरप्पा मोइली है, मुकुल वासनिक हैं, आनंद शर्मा है, पृथ्वीराज चौहान है, संदीप दीक्षित हैं। ये तमाम लोग G21 या G23 का हिस्सा है, अलग लेवल की चुनौती बने हुए हैं। और राहुल गांधी तो अंबुजा सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत और स्थायी चुनौती बन गए हैं। पहले कहानी कहीं पढ़ी थी तो सुना दी। अब क्या बताती है ये कहानी, ये देखते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली चुनौती, लोगों का मानना है भाजपा का राष्ट्रवाद कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो अगर एक उदाहरण में समझें तो कांग्रेस भाजपा के सामने उतना ही डिफेंसिव है राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जितना चेतेश्वर पुजारा अफ्रीका के गेंदबाजों के सामने होते हैं। फर्क बस इतना है कि चेतेश्वर पुजारा की वो मजबूती है और ये कांग्रेस की कमजोरी है। मतलब जिस पार्टी में नेहरू, पटेल, गांधी, सुभाष या जितने भी देश को आजाद करने वाले आज की तारीख में प्रसिद्ध नाम हैं वो सब रहे हो, उसको भारतीय जनता पार्टी एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट कब का दे चुकी है। और कांग्रेसियों ने जहां पना तुसी ग्रेट हो, तौबा कबूल करो कहते हुए स्वीकार भी कर लिया है। भाजपा ने कांग्रेस से पटेल को निकाल लिया, मतलब भाजपा कांग्रेस से पटेल को निकाल लाई, अपना आइकन बना लिया और कांग्रेसियों से पटेल के स्टैचू की ही आलोचना करवा दी। और यही कांग्रेस की मशीनरी का फेलियर है कि आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि फॉर्मेलिटी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके कौन सा कांग्रेसी जमीन पर जनता के बीच में अपने बेहतर और आदर्श राष्ट्रवादी नायकों के लिए लड़ता नजर आया है। अब इसका एक पर्सपेक्टिव और है कि इतिहास कैसे लिखा गया, किनको नायक बनाया गया, किनको होना चाहिए था, वो एक अलग चर्चा का विषय है। फिलहाल हम कांग्रेस और प्रशांत किशोर के संयोग के परिदृश्य में बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस के सामने या पूरे देश की अधिकतर राजनीतिक पार्टियों के सामने भाजपा के हिंदुत्व की चुनौती है, जिस पर बोलना आज की तारीख में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना साबित होगा हर पार्टी के लिए। राहुल गांधी ने कुर्ते के ऊपर जनेऊ तो पहन लिया, लेकिन उसकी ब्रांडिंग का तरीका उनको आज तक समझ में नहीं आया, और कहीं ना कहीं ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। कांग्रेस और भाजपा में अंतर है।
आप आज की तारीख में भाजपा के हिंदुत्व से बेहतर हिंदू बनने की कोशिश करेंगे तो भाजपा में सुब्रमण्यम स्वामी बनकर रह जाएंगे। तो अगर प्रशांत किशोर के नजरिए से ये चीज समझने की कोशिश करें तो वो एक मीडिया के चैनल के साथ बातचीत करते हुए कहते हैं, अपने आंकड़े वहां पर प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि इलेक्शन का डेटा दिखाता है कि 2 में से 1 हिंदू ने भाजपा को वोट दिया है, मतलब 50-55% भाजपा के साथ हिंदुत्व के नाम पर जा रहा है, लेकिन बाकी 50% के आसपास का हिंदू अब भी लिबरल है और अन्य मुद्दों के आधार पर वोट करता है। तो प्रशांत किशोर के हिसाब से कांग्रेस को बेहतर हिंदू वाले डिबेट में जाने की जरूरत ही नहीं है। ये हो गई और बातें। इसके बाद एक और बात आती है जो यूपी के विधानसभा चुनाव में साफ दिखा, वो है वेलफेयर स्टेट का मुद्दा। फ्री राशन, सरकारी सुविधाओं में आसानी, कानून का राज, आम जन तक प्रशासन का सीधा मैसेज पहुंचना। अब जो वोटर इस मुद्दे पर वोट करता है वो किसी का भी अस्थायी वोटर नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस भी एक वक्त पर अपने टाइम का बेस्ट वेलफेयर स्टेट इंडिया को बनाने की कोशिश कर रही थी जो निचले तबके के लिए फायदेमंद साबित हो, लेकिन उसके बाद जनता ने बेहतर डील तलाशी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। भाजपा में दिल्ली को हराने के लिए बेस्ट डील देना ही तरीका था, बेटर डील देना ही तरीका था, और वो इतना बढ़िया था कि अब भाजपा भी बृहद स्तर पर उसी एजेंडा को फॉलो कर रही है और उसमें शामिल है बेटर डील। इस चीज को बड़े अच्छे से समझना चाहिए कांग्रेस को कि जो एक बड़ा वोटर वर्ग है जिसको कहा जाता है वो धर्म, जाति, इन तमाम मुद्दों पर तो वोट करता है, लेकिन वो विधानसभा चुनाव में वोट करता है। लोकसभा में उसका मुद्दा यह होता है कि केंद्र से कितना पैसा हमारे लिए आ रहा है, क्या हमारे लिए वादे किए जा रहे हैं, उसको बेटर डील मानता है। तो कांग्रेस बेटर डील देगी तो वोटर उनकी तरफ जाएंगे, और अगर साफ है कि अगर कांग्रेस को सत्ता उस वोटर को साथ लेकर के पानी है तो बेहतर डील देनी होगी। ये बात हो गई भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस मुकाबला कैसे करेगी उसकी। अब कांग्रेस के अंदर भी अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रशांत किशोर का उसको लेकर क्या प्लान है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली बात और बड़ा सवाल है कि गांधी परिवार का क्या होगा, उनके हस्तक्षेप का क्या होगा, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है, ये सबको पता है। तो सवाल यही है कि क्या कोई गांधी परिवार के बाहर का आदमी कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाएगा, और सारा मामला यहीं आकर के अटकता है। कांग्रेस के लोगों का गांधी परिवार के प्रति मोह या सरेंडर कब खत्म होगा इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, आपको पता चले तुरंत बताइएगा। और इसको लेकर के प्रशांत किशोर की राय बड़ी साफ है। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष 2 अलग अलग काम हैं, बिल्कुल अलग अलग पेशे हैं, और इनको चलाने के लिए, कुशलता पूर्वक चलाने के लिए अलग अलग स्किल सेट्स की आवश्यकता होती है। इसलिए जो संगठन चलाता है वो पीएम उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री वो हो जिसका मुख्य काम लोगों के साथ तालमेल बिठाना, अपना दृष्टिकोण बताना और साफ तौर पर जनता का दिल जीतना। संगठन चलाना एक कम मुखर, लो प्रोफाइल, लेकिन संगठन के हर जीवित और मृत व्यक्ति या चीज की धड़कन सुनने वाला काम है, जबकि पीएम कैंडिडेट को जनता की धड़कन सुननी चाहिए। अब ऐसे में प्रशांत किशोर एक पद के लिए दूसरे चेहरे की बात कर रहे हैं, जो 2 पद है, प्रधानमंत्री और कांग्रेस का चेहरा। सोनिया जी की तो रिटायर ही मानी, उनकी उम्र हो चली है, बचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो क्या ये दोनों जो भाई बहन है यही मिलकर के ये काम कर लेंगे? ये सवाल है और इसके आगे का जवाब हम नहीं ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद नामों की जरूरत पड़ेगी। और फिलहाल जो कांग्रेस के चर्चित नाम है या जानबूझ करके बनाया गया है, वो असल में पंच का चुनाव भी अपने नाम पर नहीं जीत सकते हैं। तो प्रशांत किशोर अगर 2024 के लिए टीम कांग्रेस बनाएंगे तो इस मुंबई इंडियंस बन चुकी कांग्रेस में कितने मैच जिताऊ खिलाड़ी मिलेंगे, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को साझा करिएगा। बड़ी खबर को यहीं पर समाप्त करते हैं, बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के लिए हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। अबू सलेम ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिनों पहले एक अर्जी दायर की थी। उसने कहा था कि भारत सरकार ने जब 2002 में पुर्तगाल सरकार से वादा किया था, जब उसको पुर्तगाल से इंडिया लाया गया था, तो वादा था कि उसे ना तो फांसी की सजा दी जाएगी, ना ही किसी भी केस में 25 साल से अधिक कैद होगी। ये उसने अपील की। इस पर केंद्रीय गृह सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वादा पूरा किया जाएगा। ये वादा तत्कालीन डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी ने सलेम के पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के वक्त वहां की सरकार से कहा था। सलेम के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो 12 मार्च 1993 के मुंबई के श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों और हत्या की अन्य वारदातों का वही आरोपी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सलेम, जो गैंगस्टर अबू सलेम है, उसकी रिहाई पर साल 2030 में विचार किया जाएगा, उसके पहले नहीं किया जाएगा। वादे से सरकार बंधी हुई है। न्यायालय भारतीय कानून के हिसाब से अपने वादे से, जो सरकार का किया हुआ वादा है, उससे मुकरने के लिए स्वतंत्र है।
इसके अलावा खबर उत्तर प्रदेश से, पूर्वी पाकिस्तान से आए हिंदू बंगाली परिवारों के लोगों को पुनर्वास योजना के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी है। इन परिवारों को योगी सरकार द्वारा 2 एकड़ कृषि भूमि का पट्टा और 200 मीटर का आवासीय पट्टा, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर भी दिया जा रहा है। इन्हें शासन की अन्य सभी योजनाओं से भी आच्छादित किया जाएगा। आज लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन परिवारों को पुनर्वास का प्रमाण पत्र सौंपा है। इसके अलावा खबर पाकिस्तान से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मंत्रिमंडल के 34 सदस्यों ने कई दिन के विलंब के बाद आज पद की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी के शपथ दिलवाने से इनकार के बाद सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजरानी ने उन्हें शपथ दिलवाई। हिना रब्बानी खार को मंत्री बनाया गया है, चर्चित चेहरा है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। इनकी ही बड़ी चर्चा थी जब इमरान खान की सरकार गिरने वाली थी। इसके अलावा खबर बिहार से, बोचहा विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद समीक्षा का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक गलियारों में बात यह हो रही है कि एनडीए की चारों पार्टियों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसी का नतीजा था कि बोचहा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार हो गई। अब एनडीए के नेता कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग कर रहे हैं। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग करी है। इसके अलावा एनडीए में ही शामिल हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी मांग को दोहराया है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जानी चाहिए और इसके बरक्स भाजपा नेताओं का कहना है कि किसी भी कमेटी को बनाने के लिए मीडिया के जरिए बात करने की जरूरत नहीं है, पार्टी में आपस में बात की जा सकती है। इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जस्टिस करुणेश्वर सिंह पवार की पीठ ने एक याचिकाकर्ता रजिया के आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर एक आदेश दिया है। आपको बताएं, साल 2008 में दाखिल इस पुनरीक्षण याचिका में प्रतापगढ़ के एक सेशन कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। उस सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कहा था कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम के आने के बाद याचिकाकर्ता और उसके पति का मामला इसी नियम के अधीन होगा। सेशन कोर्ट ने कहा कि उक्त अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मुस्लिम तलाकशुदा पत्नी गुजारा भत्ता पाने के अधिकारी हैं। ऐसे मामलों में सीआरपीसी की धारा 125 लागू नहीं होती है। हाईकोर्ट की इस पीठ ने सत्र अदालत के इस फैसले को निरस्त करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शबाना बानो मामले में दिए गए निर्णय के बाद यह तय हो चुका है कि मुस्लिम तलाकशुदा महिला धारा 125 के तहत इद्दत की अवधि के बाद भी गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी है। यह आदेश तब तक नहीं लागू होता जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं कर लेती है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। और आखिरी हिस्सा जो है नसीहत में बस इतना सा है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें और अपने दिमाग का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आसपास जो कुछ घटित हो रहा है उसको लेकर के थोड़ा सा अपने आप को समय दें, विचार करें और उसके बाद ही उस पर कोई रिएक्शन दें, रिएक्ट करें, क्योंकि माहौल थोड़ा सा फिलहाल ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में खुद को समय देना, एक अच्छा खुद को समय देने के लिए बताना एक अच्छी सलाह हो सकती है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को साझा भी करिएगा। आज के जनता जंक्शन शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।